रहे हैं, किस तरह से ढांढस बंधाया जा रहा है। उनके परिवार में उनकी पत्नी है, उनकी 3 पुत्रियां हैं, पंकजा है, डॉक्टर प्रीतम मते हैं, यशश्री मुंडे, ये 3 इनकी बेटियां हैं। और बताया जा रहा है कि उनकी बेटियां मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। हालांकि रवाना होने के लिए उनकी पत्नी भी निकली थी, लेकिन जब तक ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचते तब तक ये पता चला कि गोपीनाथ मुंडे का निधन हो गया है। उनकी पत्नी वापस आ गई और वहां पर फिर राहुल महाजन और पूनम महाजन उन्हें ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे। विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि ये घटना सही है कि गलत है। रात में ही हम लोग बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जो मीटिंग चली थी, हमारे सीट के बगल में उनका था, काफी देर तक बातचीत हुई। कल हमारे मंत्रालय में उनके साथ में गन्ना किसान के संबंध में जो है बातचीत भी होनी थी और एकाएक आज सवेरे में ये दुखद समाचार सुनने को मिला। हमारा उनका पिछले 20 साल से अधिक का संबंध रहा और कभी हमने नहीं सोचा कि हम लोग एक दूसरे पार्टी में हैं, कभी इस तरह का नहीं हुआ। हमेशा गरीब के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए सोचते रहते थे, उनकी बात करते थे और एकाएक ये समाचार सुनकर के स्तब्ध हूं और मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ये मेरी प्रार्थना है। तो मैं ये बता रहा था कि गोपीनाथ मुंडे जन्म तो हुआ पार्लीबीट महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बाद हालांकि पिछड़े तबके से आते थे गोपीनाथ मुंडे। ओबीसी पॉलिटिक्स में शुरुआत उन्होंने जरूर की, लेकिन उसके बाद फिर सर्वजन की बात की, महाराष्ट्र में सर्वजन की बात की, केंद्रीय पटल पर जब आए उसके बाद भी उन्होंने सर्वजन की बात की। और गोपीनाथ मुंडे के बारे में एक बात कही जाती है, 1993 में जब मुंबई में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जब शरद पवार की सरकार हुआ करती थी, पानी पी करके कोसा, उसके बाद फिर 2 साल तक लगातार उन्होंने महाराष्ट्र के गली मोहल्ले, गांव, हर जगह का चक्कर लगाया और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से सरकार की उन्होंने चूल्हे उस वक्त में हिलाई थी। और उसके बाद ये कहा जाता है कि 1995 में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी तो उसके पीछे में असल में बुनियादी जो शिल्पकार थे वो गोपीनाथ मुंडे ही हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने 2 साल घूम घूम करके ये बताया कि किस तरह से आतंकवाद से लड़ने में सरकार विफल रही है। और 90 के दशक के मध्य में यह कहा जाता है कि जिस वक्त महाराष्ट्र के अंदर अंडरवर्ल्ड की तूती बोलने लगी थी, महाराष्ट्र के अंदर जब मुख्तलिफ जो मुंबई और उससे लगे हुए इलाकों में जब आए दिन गैंगवॉर छिड़े रहते थे, तब उसके बाद पूरी तरह से उन्होंने कमान अपने हाथ में ली। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री रहते हुए गोपीनाथ मुंडे ने, और उप मुख्यमंत्री रहते हुए ही उन्होंने पुलिस आला कमान को अपने सामने बिठाया और बिठा करके उसके बाद अंडरवर्ल्ड से किस तरह से स्ट्रिक्ट होना है, अंडरवर्ल्ड से किस तरह से निपटना है, इस बात को उन्होंने इंश्योर किया। और उसके बाद 1995 के मध्य से लेकर के 1990 के दशक के मध्य से लेकर के 1990 के दशक के अंत तक पूरी अंडरवर्ल्ड के लिहाज से पूरी महाराष्ट्र की सफाई करने का श्रेय जाता है गोपीनाथ मुंडे को। पहली बार मराठवाड़ा के बीड से लोकसभा सांसद बनने के फौरन बाद गोपीनाथ मुंडे को पहले लोकसभा में बीजेपी के उपनेता पद दिया गया। हाल ही में उन्हें संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया। महाराष्ट्र की जमीनी राजनीति की गहरी समझ और पार्टी के ओबीसी चेहरा कहे जाते थे। 29 जनवरी 2007 को उन्हें महासचिव भी बनाया गया। सर, ये भी बोल दीजिए ना, सर, मुंडे जी क्या जाना पूरे देश के लिए बड़ी क्षति है, क्या कहेंगे? फार मोठी हानी झालेली आहे, विशेष रूप से महाराष्ट्राची झालेली आहे। देशाची तो हानी आहे, पण महाराष्ट्राची विशेष क्षती आहे। त्यासाठी सगळे देशवासी त्यांना श्रद्धांजली अर्पित करतो। त्यासाठी ज्या सिद्धांतासाठी त्याने आपला जीवन लागलाय, गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के बहनोई हैं और विधायक धनंजय मुंडे बीजेपी सांसद गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं। राजनेता पंडित अन्ना मुंडे बीजेपी सांसद गोपीनाथ मुंडे के बड़े भाई, और उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि वही उनके गुरु भी रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया, उनके साथ प्रवक्ता बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी मौजूद हैं। ओवर टू यू दीपक। जी हाँ, एम्स ट्रॉमा सेंटर के बाहर इस वक्त बीजेपी के तमाम नेता जुटना शुरू हो गए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी भी हैं। सुधांशु जी, इस घटना की जानकारी कब लगी? 8:00 पे मेरे पास एक टेलीफोन कॉल आया जिसमें कि ये बात आई कि गोपीनाथ मुंडे जी का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत सीरियस है।
उसके बाद कुछ अन्य कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी ये बात बताई कि स्थिति थोड़ी खराब है। एम्स में हमारे कुछ पार्टी के पदाधिकारी थे, उन्होंने बताया। फिर मैंने फोन मिलाया तो उनके परिवार के किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं हो पाया, पर पूनम महाजन से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी ये बात बताई कि स्थिति खराब है। नितिन गडकरी जी ने जब टीवी पर बोला है, उससे थोड़ा पहले मुझे यह जानकारी लगी कि संभवतः उनकी स्थिति ऐसी है कि उनका निधन हो गया है। अब पार्टी के क्या अरेंजमेंट्स होंगे, पार्टी क्या आगे करने? पार्टी उनके पार्थिव शरीर को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में रखा जाएगा, प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रद्धांजलि देने के लिए। उनका परिवार अभी करीब पौने 1 घंटे में दिल्ली आने वाला है और उनके साथ मिलकर तय होगा कि किस प्रकार से उनके पैतृक स्थान पर उसे ले जाया जाएगा। बड़ी बात, गोपीनाथ मुंडे का कंट्रीब्यूशन बीजेपी के लिए, महाराष्ट्र बीजेपी के लिए आप कैसे देखते? देखिए, गोपीनाथ मुंडे जी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में से एक थे। पार्टी में उनका अभूतपूर्व योगदान है। महाराष्ट्र में वो उप मुख्यमंत्री रहे, पार्टी को खड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। वो पिछड़े वर्ग के एक बहुत प्रमुख नेता थे और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक अपरिहार्य व्यक्तित्व थे। और मैं ये कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव बिल्कुल सामने है, क्या असर पड़े? निश्चित रूप से चुनाव से कुछ समय पूर्व हमारे इतने बड़े, बल्कि यह कहूं महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेताओं में से एक व्यक्ति का असामयिक निधन होना हमारे लिए दुख का कारक है। और राजनीतिक दृष्टि से क्या होगा, इसमें तो पार्टी के शीर्ष नेता बैठकर बाद में निर्णय लेंगे। एक आखिरी सवाल, मोदी मुंडे युग महाराष्ट्र में कहा जाता था, महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जाता था, बड़े दुख भरे तरीके से इसका अंत हो गया। निश्चित रूप से मुंडे जी का जो दुखद निधन हुआ है वो महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से एक युग का अंत है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो ये थे सुधांशु त्रिवेदी जो बता रहे थे कि किस तरीके से पार्टी को एक अपूर्णीय क्षति हुई है और इस अपूर्णीय क्षति के बाद पार्टी फिर से बैठेगी, विचार करेगी और ये डिसाइड करेगी कि अंततः महाराष्ट्र की राजनीति के संदर्भ में, महाराष्ट्र के आने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उनको आगे क्या कहना है और क्या करना है। जी दीपक, लौट करके आते हैं आपके पास में। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता, जिसको पूरा महाराष्ट्र शेतकरी नाथ ऐसे ही पहचानते थे, ऐसे गोपीनाथ मुंडे जी अभी नहीं रहे। बहुत क्षति पहुंची है, बहुत दुखद है। वो मेरा अभिन्न मित्र रहे। प्रमोद जी, गोपीनाथ जी और हम पिछले 25 सालों से साथ साथ में काम किए। यानी ये ऐसे एक अचानक दुखद घटना है। गोपीनाथ जी कल भी हमारे साथ थे और आज अचानक उनका देहांत और स्वर्गवास हो गया। मैं बहुत ही आहत महसूस करता हूं। महाराष्ट्र के और पूरा देश के उनके जो अभिमानी है, उन सभी लोगों को इस क्षति को सहने की एक ताकत ईश्वर दे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोपीनाथ मुंडे का जाना और जिस जगह पर हादसा हुआ है दिल्ली के मोतीबाग के पास में, हादसे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सदमे में परिवार ट्रॉमा सेंटर में जहां पर निधन हुआ है और जिस कार ने टक्कर मारी है। सीधे चलते हैं एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के पास। कोई बड़ी हलचल है एम्स में? जी दीपक। जी, मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता मौजूद हैं, जिन्होंने इकलौते चश्मदीद, इस घटना के इकलौते चश्मदीद, इस दुखद घटना के इकलौते चश्मदीद नायर से बात की है। अनुज जी, गोपीनाथ मुंडे आपके भी व्यक्तिगत मित्र थे, हम सब लोगों के व्यक्तिगत मित्र थे। क्या कहा नायर ने आपको जब इस पूरी घटना के बारे में? नहीं, वो बता रहे थे कि जैसे शुरू में एक सूचना आई कि एक्सीडेंट हुआ है, खून बहा है। नहीं, खून बिल्कुल नहीं बहा उनका। लालकृष्ण आडवाणी साहब के घर के पास वाला जो चौराहा है, वहां पर एक कार ने, एक शायद इंडिगो कार होगी, जिसने लेफ्ट साइड से मतलब साइड से मारा और मुंडे जी को बिल्कुल कहीं चोट नहीं लगी है। लेकिन उन्होंने कार को अपनी तरफ हिट करते हुए देखा, उसी तरह जिस तरफ बैठे हुए थे वो,
और कार में साइड की सीट पर झुक गए, वो गिर से गए। उन्होंने पानी मांगा, नायर ने पानी दिया और उसके बाद बोले हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल लेकर के आए। मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पे पता लगेगा, शायद हार्ट अटैक का ही मामला था। और देखिए कि मौत कैसे खींच कर लाती है। वैसे तो वो कल रात की फ्लाइट से जाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की मीटिंग थी, इस कारण रुके। उनका स्टाफ चाहता था कि सुबह 6 बजे की फ्लाइट से चले जाएं, क्योंकि बीड़ अपने निर्वाचन क्षेत्र, वो अभी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वहां के लोगों का प्यार पाने अभी तक पहुंच नहीं पाए थे। और वो बोले नहीं, सुबह 6 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके बाद की करो। और मौत ने उन्हें खींचा, इसीलिए वो उस फ्लाइट से नहीं थे, दूसरी फ्लाइट में थे और वहां तक नहीं पहुंच पाए। वो क्या प्लान था उनका, किस फ्लाइट से जाने का? जी, वो यहाँ से औरंगाबाद जाते और फिर औरंगाबाद से आगे बीड के विभिन्न क्षेत्रों में आज जाने का प्रोग्राम था। वो जाएंगे मगर जिंदा नहीं, अब उनकी डेड बॉडी जा रही होगी और उन्हीं स्थानों पर मेरे ख्याल से उसी रूट से, उसी सड़क से जिससे उनको खुद जाना था। उनका स्टाफ क्या कह रहा था, कौन सी फ्लाइट लेने की बात थी? मैंने एग्जैक्टली तो नहीं पूछा, मगर सुबह 7 बजे के आसपास की फ्लाइट लेने का इरादा था उनका। और मेरे ख्याल से सबने बहुत कुछ खोया है, इसलिए अधिक कह पाना मुश्किल होगा। अनुज जी, कहा जाता था कि मुंडे महाजन इरा महाराष्ट्र की राजनीति में, आज आप मानेंगे उसका अवसान हो गया है, खत्म हो गया? जी बिल्कुल। प्रमोद जी के देहांत के बाद भी महाराष्ट्र में भाजपा का जो पुराना ग्रुप था, उसको संभाल पाने में, देखिए मुंडे जी मास लीडर थे, प्रमोद जी क्लास लीडर थे। मास लीडर नहीं थे प्रमोद जी, लेकिन बहुत अच्छे रणनीतिकार थे। मुंडे प्रदेश भाजपा में शायद एकमात्र मास लीडर थे और इन दोनों ही नेताओं के जाने के बाद एक बड़ा वैक्यूम वहां खड़ा हो जाता है। मुंडे जी महाराष्ट्र की राजनीति में और विपक्ष की राजनीति में गैर मराठा शक्तियों का, जनता का केंद्र बिंदु थे और इसीलिए जैसे अभी हाल का लोकसभा चुनाव जो था, उसमें शरद पवार साहब ने, सभी लोग कहते थे, वो खुद कहते थे कि उनको हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर मोदी लहर थी और वो खुद भी अपना निर्वाचन क्षेत्र छोड़ करके पूरे महाराष्ट्र में दौरे कर रहे थे। वो जो एक संघर्ष, जिसे आप जातीय संघर्ष कहते हैं, मैं वैसा नहीं कहता हूं, मगर एक राजनीतिक संघर्ष होता है, उसको भी एक बड़ा नुकसान लगा है और इसकी भरपाई करने में भाजपा को बहुत समय लगेगा। तो गोपीनाथ मुंडे का जो असमय जाना है, उसको लेकर भाजपा को बहुत समय लगेगा, ये हमारे राजनीतिक विश्लेषक अनुज गुप्ता का कहना है। अनुज गुप्ता ने और भी कई जानकारी दी है, उसके बारे में एक ब्रीफ दे दूं मैं अपने दर्शकों को। अनुज गुप्ता का यह कहना है कि वो आज रात की फ्लाइट से जाने वाले थे, लेकिन चूंकि अनुज गुप्ता का खुद ये कहना है कि आज जिसकी मौत आती है उसे आप रोक नहीं सकते। रात की फ्लाइट से जाने वाले थे गोपीनाथ मुंडे, लेकिन आज सुबह की फ्लाइट से गए। बड़ी बात यह है कि यहां से पहले औरंगाबाद जाते, उसके बाद बीड में उनका एक सम्मान समारोह था, वो जीत करके उसके बाद फिर वहां पर लोगों को धन्यवाद भी देना चाहते थे, उनका खुद सम्मान भी होना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि बताया अनुज गुप्ता ने, जैसा कि बताया कि गैर मराठवाड़ा राजनीति की अहम धुरी महाराष्ट्र के अंदर गोपीनाथ मुंडे थे और गोपीनाथ मुंडे ने अपने राजनीतिक अस्तित्व में बहुत कुछ देखा है। अपने राजनीतिक अस्तित्व में अपनी राजनीतिक जो बुनियाद तलाशी है, उसमें भी कई चीजें देखी हैं। हम 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे का जाना, जहां पर हादसा हुआ है वहां की तस्वीरें आप देखिए। सदमे में परिवार है, परिवार को हौसला बंधाते हुए राहुल महाजन, जिन्होंने खुद भी 8 साल पहले अपने पिता को खोया है। ट्रॉमा सेंटर जहां पर, एम्स ट्रॉमा सेंटर जहां पर निधन हुआ है, जहां पर गोपीनाथ मुंडे को लाया गया था एक्सीडेंट हो जाने के बाद, जिस कार ने टक्कर मारी है और जिस कार में सवार थे गोपीनाथ मुंडे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब से दीपक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? चूंकि अनुज गुप्ता जी ने एक और अहम जानकारी दी है। उनका यह कहना है कि मुमकिन है कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई हो। जी हाँ, ये तो डॉक्टर्स भी कह चुके हैं कि हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि जब वो यहाँ लाए गए थे तो न तो उनकी पल्स चल रही थी, न उनका ब्लड प्रेशर चल रहा था, न ही उनके हार्ट में कोई गतिविधि थी। तो जो प्राइमरी रीजन माना जा रहा है राशिद, वो हार्ट अटैक ही माना जा रहा है। लेकिन चूंकि एक मेडिकल लीगल केस है, इसीलिए इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए पोस्टमार्टम हो रहा है और 12 बजे तक ये पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा। 3 डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है जो ये पोस्टमार्टम करेंगी और इस पोस्टमार्टम को अंजाम देंगी। कुछ देर पहले संजय शर्मा ने ये बताया दीपक कि राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं। क्या पहुंच गए राजनाथ? जी हाँ, राजनाथ सिंह दूसरे गेट से पहुंच चुके हैं, ये जानकारी हमें मिली है।
जी दीपक आप रहिए हमारे साथ में। दीपक के पास में दोबारा हम चलेंगे, मुंबई भी चलेंगे, आपको वर्ली में जो गोपीनाथ मुंडे का घर है वहां क्या कुछ हलचल है ये हम बताएंगे। 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आज आखिरकार हुआ क्या है। जो दर्शक अभी अभी जिन्होंने टीवी ट्यून इन किया हो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि देश ने एक बड़ा नेता खोया है, देश ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री खोया है। डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पे आ चुके थे, नितिन गडकरी यहाँ पर आ चुके थे, महाराष्ट्र के कई नेता यहाँ पर एक एक करके आते जा रहे हैं, कई सारे सांसद यहाँ पर आते जा रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही मालूम पड़ रहा है कि 12:30 बजे गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर भाजपा मुख्यालय ले जाया जाएगा, तो अब भाजपा मुख्यालय में भी अब नेताओं का आना जाना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद। मैं आपको यहाँ राशिद ये बता दूं कि गोपीनाथ मुंडे की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी महाराष्ट्र में वो थी शिवसेना के साथ जिस तरीके से प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे ने मिलकर के समझौता कराया और साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा, कांग्रेस का एक अल्टरनेट दिया, विकल्प दिया। इस बार आगामी जो चुनाव होने थे महाराष्ट्र के में उसमें गोपीनाथ मुंडे को करीब करीब मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने का फैसला हो चुका था। गोपीनाथ मुंडे की आज विजय रैली होनी थी मुंबई में, तो ये कह सकते हैं कि गोपीनाथ मुंडे का जाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसका कोई मुकाबला नहीं है। प्रमोद महाजन दिल्ली संभालते थे, केंद्रीय राजनीति में थे और महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से गोपीनाथ मुंडे ने संभाली हुई थी। पिछले 35 सालों में, करीब 35 सालों में महाराष्ट्र भाजपा में गोपीनाथ मुंडे का कोई विकल्प नहीं बन पाया। राशिद शर्मा की महाराष्ट्र बीजेपी में गोपीनाथ मुंडे का कोई विकल्प नहीं है। आपके पास लौट करके मैं आता हूं। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी ही क्यों कहें, राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा शून्य कह सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में चूंकि गोपीनाथ मुंडे के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शुरुआत भले ही पिछड़ी वोट बैंक की पॉलिटिक्स से की हो, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में आते आते उन्होंने अपना कद इस कदर ऊंचा किया कि फिर वो एक पूरे प्रदेश के लिए एक सम्मान्य से नेता हो गए। मेरे साथ मौजूद हैं राकेश कुमार सिंह, इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर से लाइव यानी 11 अशोका रोड से लाइव मौजूद है राकेश कुमार सिंह। राकेश, 12:30 बजे पार्थिव शरीर लाया जाएगा गोपीनाथ मुंडे का 11 अशोका रोड पर। यहां पर कौन कौन लोग मौजूद हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए कब तक पार्थिव शरीर यहां पर रखा जाएगा? चलिए राकेश कुमार सिंह के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन देख सकते हैं आप नितिन गडकरी जब पहुंचे थे, नितिन गडकरी को सुन लेते हैं एक बार। गोपीनाथ मुंडे हमारे पार्टी के महाराष्ट्र में विस्तार करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और जब पार्टी के अध्यक्ष बने तब मैं युवा मोर्चा का नागपुर का अध्यक्ष बना और उनके नेतृत्व में ही काम करने की शुरुआत की। महाराष्ट्र के किसानों के लिए और अनेक समस्याओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया और पार्टी का विस्तार महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री के नाते भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद में केंद्र में भी आज वो मंत्री थे और महाराष्ट्र के राजनीति में उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। हमारे पार्टी को तो वो हमारा एक आधार थे। उनका दुखद निधन पार्टी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, देश का भी नुकसान हुआ है और हम सब कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उनके परिवार को भी बहुत बड़ा आघात हुआ है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ये दुख दर्द जो कुछ हुआ है ये सहन करने की भगवान उनको ताकत दे। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टीच्या इतिहासामध्ये गोपीनाथ मुंडे यांचं कार्य कर्तृत्व आम्ही कधी विसरू शकत नाही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सुन रहे थे आप। नितिन गडकरी का ये कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनके मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ा हूं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे की तस्वीर जिस वक्त उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि शोक संतप्त परिवार की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और जिस कार ने टक्कर मारी है उस कार की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि किस तरह से गोपीनाथ मुंडे ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। कहते हैं कि 1995 से 1999 के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे थे गोपीनाथ मुंडे। उसी दौरान गृह मंत्री भी वहां के थे। तो उस दौरान जब अंडरवर्ल्ड के शोर से महाराष्ट्र बहुत ज्यादा परेशान था, न सिर्फ महाराष्ट्र परेशान था बल्कि मुंबई की माया नगरी परेशान थी, उससे निजात दिलाने का पूरा श्रेय गोपीनाथ मुंडे को जाता है। और जैसा कि यह कहा जाता है कि जमीन की राजनीति से जुड़े गोपीनाथ मुंडे, और गोपीनाथ मुंडे जब प्रमोद महाजन से मिले उसके बाद उन्होंने शरद पवार, एनसीपी सुप्रीमो
शरद पवार भी नितिन गडकरी से देखिए बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी उनके साथ में मौजूद हैं। एम्स पहुंचे शरद पवार हालांकि ऐसे वक्त में यह कहा जाता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं देखी जाती, लेकिन कहते यह है कि 1990 के दशक के शुरुआत में शरद पवार को राजनीतिक तौर पर अगर किसी ने महाराष्ट्र के अंदर नाक में दम कर दिया था या नाको चने चबवाने को मजबूर कर दिया था तो वो गोपीनाथ मुंडे ही हुआ करते थे। जिस वक्त मुख्यमंत्री थे शरद पवार, कहा यह जाता है तो कि उस दौरान एनसीपी के पार्टी के कई नेताओं को ये कहकर के प्रोजेक्ट कर दिया था गोपीनाथ मुंडे ने, और 2 साल तक पूरे महाराष्ट्र में गली गली मोहल्ले जा करके ये बताया कि अंडरवर्ल्ड को किस तरह से शय दी जा रही है, प्रश्रय दी जा रही है। और तब शरद पवार के साथ पॉलिटिकली शरद पवार कुछ बोलना है, सुनते हैं। इनफैक्ट we are working together for many years. He was leader of the opposition. I was the chief minister. It was a golden opportunity for him to serve nation. And it was just his beginning. The person who is a grassroots level leader, mass-based person, and just knowledge about the problem of the rural India. Country was keeping a lot of expectation from him, and I'm absolutely confident he was in position to deliver goods. It's an unfortunate thing that what happened today, nation has lost a great public servant. अच्छा मराठी नाही, अत्यंत धक्कादायक अशा प्रकारची ही बातमी आहे। शरद पवार को आप सुन रहे थे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को आप सुन रहे थे। तो शरद पवार जिस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कहते ही है कि गोपीनाथ मुंडे ने उसी वक्त में उन्हें नाको चनो चबवाने पर मजबूर किया था। और राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में मौजूद है 11 अशोका रोड बीजेपी मुख्यालय से। राकेश, पार्थिव शरीर 12:30 बजे लेकर के आया जाएगा बीजेपी मुख्यालय पर, वहां पर कौन कौन लोग पहुंचे हुए हैं? नरेंद्र मोदी के भी पहुंचने की संभावना है, क्या कुछ खबर है? राकेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गोपीनाथ मुंडे के बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र को विकास की राह पर, विकास के पथ पर महाराष्ट्र को आगे लेकर के जाने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का काम कम कीमत में शुरू किया, रिकॉर्ड टाइम में उसे पूरा किया, ये बहुत बड़ा श्रेय उनके सर पर जाता है। मुंबई के रास्तों पर एक बड़े खास वक्फे में, यानी एक खास वक्त के दायरे में ही उन्होंने 55 पुलों का निर्माण किया, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड कहा जाता है। 2006 में प्रमोद महाजन का निधन हुआ। मुंडे का महाराष्ट्र बीजेपी में थोड़ा सा वर्चस्व तब कहा जाता है कम होता गया। महाराष्ट्र विधानसभा के 2009 के चुनाव में मुंडे को मराठवाड़ा इलाके के टिकट देने की मंजूरी दी गई और मुंडे केवल अपनी बेटी पंकजा के साथ मिलकर 2 सीटों पर विधायक उस वक्त चुन करके लेकर के आए। पिछले कई दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी माने जाते रहे गोपीनाथ मुंडे। बीजेपी को भारी बहुमत से जिताने के लिए बड़ा परिश्रम किया उन्होंने। प्रमोद महाजन के साथ मिलकर उन्होंने महाराष्ट्र की बीजेपी की राजनीति को सफलता दिलाई थी। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना 1995 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा का चुनाव जीता और शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सत्ता में आया और फिर तब से लेकर के अभी तक गोपीनाथ मुंडे ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। प्रमोद महाजन का करिश्मा उस जमाने में कहिए या फिर एक नाम का सहारा, लेकिन गोपीनाथ मुंडे की राजनीति जो है शुरू हुई प्रमोद महाजन से मिलने के बाद ही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेंबर के तौर पर उन्होंने जब हिंदुस्तान में इमरजेंसी इंपोज की गई इंदिरा गांधी के वक्त में, उस वक्त जो प्रदर्शन थे, जो एजिटेशन थी, उसमें पार्टिसिपेट किया गोपीनाथ मुंडे ने और नासिक सेंट्रल जेल में इमरजेंसी लिफ्ट होने तक, इमरजेंसी खत्म होने तक नासिक सेंट्रल जेल में भी रहे। 1971 में भारतीय जनसंघ के साथ में एसोसिएट हुए, कैंपेन किया, लोकसभा इलेक्शन बीड कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद फिर आरएसएस से जब जुड़े तो आरएसएस का जो शिक्षा वर्ग होता है, जो ट्रेनिंग कैंप होता है पुणे में, वहां से जुड़े और तब से लेकर के आज तक जमीन की राजनीति करने का पूरा श्रेय। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में मौजूद है। राकेश, बीजेपी मुख्यालय में क्या चल रहा है?
देखिए राशिद, 12:30 बजे गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय लाया जाएगा और यहाँ पर करीब 1 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और जिस तरह से मौत की खबर आई उसके बाद पूरे बीजेपी मुख्यालय में जो है शोक की लहर दौड़ गई और अभी जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अभी पहुंचे हैं राष्ट्रीय मुख्यालय और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए करीब 12:30 बजे पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा गोपीनाथ मुंडे का। और जिस तरह से, क्योंकि वे न केवल महाराष्ट्र के कदावर नेता थे और जिस तरह से लगातार बीजेपी को लगता था कि गोपीनाथ मुंडे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनाव होना है, ऐसी स्थिति में वो अच्छा एक तैयारी कर रहे थे। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता थे, मैं राज्यसभा का था। अभी अभियान में जो पार्टी की ओर से चार्जशीट कमेटी बनी थी उसके संयोजक थे, मैं उनका प्रमुख सहयोगी था। बहुत ही जिंदा दिल इंसान, गरीबों के लिए, किसानों के लिए इतना उनके अंदर सोच थी और सबसे बड़ी बात थी कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद इतने सहज थे। मुझे याद है कि चार्जशीट कमेटी के दौरान हम लोग आसाम गए थे, मुंबई गए थे लोगों का फीडबैक देने के लिए। कितने दिन हम लोगों ने साथ गुजारे थे। कल मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद चाय पीते हुए इतना हंसी मजाक हम लोगों ने किया था और आज सुबह ये खबर आ रही है कि वो नहीं है। ये तो पार्टी, महाराष्ट्र, देश के साथ साथ मेरी बहुत ही व्यक्तिगत छवि है क्योंकि उनका बहुत ही स्नेह मुझे मिलता था। हम सभी बहुत दुखित हैं। पार्टी को एक बहुत ही जबरदस्त क्षति हुई है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिन मुद्दों के लिए वो लड़ते थे वो लड़ाई हम सबों की होगी। देश के गरीबों का भला हो, उपेक्षितों का भला हो, पिछड़ों का भला हो, जो हाशिए पर हैं उनकी लड़ाई लड़ी जाए। और मैं आज बहुत ही दुखी भाव से अपनी विनम्र संवेदना प्रकट करता हूं। वी आर टोटली डेवास्टेटेड विद दिस टोटली क्रूअल एंड अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ श्री गोपीनाथ। हमारे देश के ग्रामीण विकास मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता गोपीनाथ मुंडे जी सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए निकले थे। उनका एक कार एक्सीडेंट होने से डैश हुआ कार को। वो कार में बैठे थे, गिर गए, उनको चोट लगी। उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में लाया गया था। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की और करीब 8 बजे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया है। ये बहुत हम सबके लिए दुखद घटना है। जब वो एम्स में पहुंचे हैं तब ऑलरेडी उनको कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति में थे। एम्स के डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया है। अभी जो डेथ का जो डिटेल्ड कॉज है वो तो हमेशा पोस्टमार्टम से ही इवैल्यूएट हो पाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उससे जो डेथ का एग्जैक्ट कॉज है वो इवैल्यूएट होगा। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो वो बहुत गंभीर स्थिति में थे। जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं यहाँ पर आया और मैंने तुरंत जो है अपने सीनियर लीडर्स को भी इन्फॉर्म किया। अब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवारजनों को, हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है। इसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। 6:30 बजे उनके पर्सनल असिस्टेंट और उनके पर्सनल ड्राइवर एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एम्स में लेके आए थे। उनके हिसाब से श्री गोपीनाथ मुंडे जी जिस कार में थे उस कार को एक दूसरी कार ने या व्हीकल ने हिट किया था करीब 10 मिनट पहले और उसके बाद वो कार के अंदर कोलैप्स हो गए। जब उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया तो उनका कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, उनकी सांस नहीं चल रही थी और उनकी हृदय गति भी रुकी हुई थी। चिकित्सा पद्धति के अनुसार उनको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या रिवाइव कराने की पूरी कोशिश की गई, किंतु 50 मिनट के गहन रिवाइवल की कोशिश के बाद भी उनको रिवाइव नहीं किया जा सका और 7:20 पर उनको मृत घोषित किया गया। मंत्री साहब की गाड़ी जो है पृथ्वीराज रोड साइड से आ रही थी सफदरजंग रोड के लिए जाने के लिए और
जो ड्राइवर है इंडिका का, वो ड्राइवर इधर सफदरजंग टॉम साइड से अरविंदो चौक से इधर अरविंदो मार्ग से इधर जा रहा था तुगलक रोड की तरफ। तो दोनों का इस जंक्शन पे कोलिजन हुआ है। बाकी डिटेल्स वगैरह जो ड्राइवर है उसको ड्राइवर को हमने अरेस्ट कर लिया है और ड्राइवर के और बिंदु मार्ग पर जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, जिस जंक्शन पर दो गाड़ियां लड़ी हैं, वहां पर नेहा केसरी पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार हादसा क्यों हुआ, कब हादसा हुआ है, जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, जिस जंक्शन पर दो गाड़ियां लड़ी हैं, वहां पर नेहा केसरी पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार हादसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से एम्स ट्रॉमा सेंटर लेकर के जाया गया गोपीनाथ मुंडे को। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। सड़क दुर्घटना अरविंदो चौक में हुई, जहां इस वक्त हम खड़े हैं। सामने आपको पृथ्वीराज रोड दिखाई देगा। पृथ्वीराज रोड से गोपीनाथ मुंडे अपनी गाड़ी SX4 से आ रहे थे, वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और ये जो स्पॉट दिख रहा है, यहीं पे उनकी टक्कर हुई इंडिका गाड़ी से। सामने आपको अरविंदो मार्ग दिखाई दे रहा है। अरविंदो मार्ग से इंडिका आ रही थी और इंडिका और SX4 में एक टक्कर हुई, जोरदार टक्कर हुई। उसके बाद अभी पुलिस के अनुसार वो शुरुआती जांच करी है और शुरुआती जांच के तौर पर गाड़ियों को तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और इंडिका के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जांच पूछताछ चल रही है। अभी यही वो स्थान है जहां पे उनका एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद गोपीनाथ मुंडे को एम्स ले जाया गया, जहां पे उन्हें मृत घोषित किया गया। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ नेहा केसरी, इंडिया न्यूज। दोनों ही गाड़ियां, जिस गाड़ी ने टक्कर मारी है और जिस गाड़ी में सवार थे गोपीनाथ मुंडे, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिका गाड़ी जिसने टक्कर मारी है गोपीनाथ मुंडे SX4 गाड़ी से थे, बाईं तरफ से ये टक्कर मारी गई है। तुगलक रोड थाने में ये गाड़ियां खड़ी हैं। तुगलक रोड थाने का जायजा लिया मेरे सहयोगी रजनीश ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे की आज एक सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 7:30 बजे गोपीनाथ मुंडे अपने लोधी एस्टेट के घर से निकले थे, लेकिन जैसे ही वो अरविंदो रोड पे पहुंचे तभी एक इंडिका गाड़ी ने उन्हें उस साइड से टक्कर मार दी जिस साइड गोपीनाथ मुंडे बैठे हुए थे। इस समय मैं मौजूद हूँ तुगलक रोड थाने के बाहर। आप सामने साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ये गाड़ी है जिसे पूरी तरीके से कवर किया गया है, ये वही इंडिका गाड़ी है। सिल्वर कलर की गाड़ी है जिसने गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी को उस तरफ से हिट किया था जिस तरफ गोपीनाथ मुंडे बैठे हुए थे। बताया जा रहा है करीब 7:20 के आसपास ये जो हादसा है ये अरविंदो रोड पे हुआ था, जिस वक्त इस गाड़ी ने गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी को टक्कर मारी थी। उसके बाद सूत्रों के मुताबिक गोपीनाथ मुंडे ने अपने पीए और ड्राइवर से पीने के लिए पानी मांगा था, जिसके बाद गोपीनाथ मुंडे को उसी जो है अपनी उन्हीं की गाड़ी से पहले सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने जब उनका चेकअप किया तो उनकी दिल की धड़कनें रुक चुकी थी। जो डॉक्टर ने उन्हें घोषित कर दिया कि उनकी मौत हो चुकी है, यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही गोपीनाथ मुंडे की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस जो बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक कि जो ये गाड़ी है ये एक दिल्ली के बड़े होटल की गाड़ी है, इसे उस होटल का ड्राइवर चला रहा था। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गाड़ी को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन में बाधा न हो सके, किसी तरीके का जो सबूत है वो उसको किसी तरीके की क्षति न पहुंच सके। फिलहाल बताया जा रहा है कि गोपीनाथ मुंडे का जो पोस्टमार्टम है वो एम्स में कराया जाएगा, जिसके बाद उन्हें बीजेपी के दफ्तर लाया जाएगा। उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है उसे महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साफ हो पाएगा कि इस पूरे मामले के पीछे असल वजह क्या है। रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए वक्त ब्रेक और चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े संसार के बाद खबरें जारी हैं।